हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी का हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे रीजंस को जिसकी वजह से एस्पिरेंट प्रारंभिक परीक्षा में फेल हो जाते हैं। और ये फैक्टर अगर आप अभी से ध्यान में रखें तो अगले 4 महीने में आप बहुत बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपने रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। इवन मैं इतना भी कह सकता हूं कि अगर कोई बिल्कुल न्यू एस्पिरेंट है, जिसे बहुत सारे एस्पिरेंट को गिल्ट रहता है कि हमने अपनी प्रिपरेशन सही से नहीं की है, मैंने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया है, तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी से भी कोई अगर न्यू एस्पिरेंट यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करता है और अपना 100% देता है तो वो 4 महीने के अंदर प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकता है। और आप लोग तो पहले से कुछ ना कुछ तो एटलीस्ट पढ़े हुए होंगे, कुछ बहुत ज्यादा भी पढ़े हुए होंगे, तो ऐसे में आपके सफल होने के चांसेस और ज्यादा हैं अगर आप कुछ मिस्टेक्स को अवॉइड करते हैं। तो इस वीडियो में जानेंगे कि हम कौन कौन सी मिस्टेक जो है ना करें जिसकी वजह से हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो सके। तो शुरू करते हैं लेक्चर को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ। यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 बहुत नजदीक है, लगभग आपके पास 120 दिन बचे रह गए हैं। ऐसे में आपके लिए ये जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा मॉक पेपर्स लगाना शुरू कर दें। ऐसे में ओनली आईएएस आपके लिए एक टेस्ट सीरीज लेकर आया है जो 15 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है। इसके प्राइस बहुत ही कम रखे गए हैं, 2000 रुपए में आपको ये ऑनलाइन मिल जाती है और 4000 रुपए में आप इसको ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें टोटल 34 टेस्ट रहेंगे, जिसमें 7 टेस्ट आपके सी सेट के इंक्लूड किए गए हैं। हम आपको यहां पर अप्रोच एंड मेंटोरशिप सेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव होता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक या फिर सब्जेक्ट के बारे में आपको गाइड करना कि आप उसे किस डायरेक्शन में प्रिपेयर करेंगे, सो दैट आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस करेक्ट होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा हो जाएं। अगली बात, हमने यहां पर आपके रिवीजन को ध्यान में रखा है। यूपीएससी में रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ऐसे में हमने आप अगर हमारी टेस्ट सीरीज के प्लान को सही तरीके से फॉलो करेंगे तो आप अपने सिलेबस का 2 से 3 बार अच्छे तरीके से रिवीजन कर पाएंगे फिल्म से पहले पहले। और करंट अफेयर्स का वेटेज तो आप लोग जानते ही हैं, यूपीएससी में करंट अफेयर्स सबको परेशान करता है, तो इस चीज को भी हमने ध्यान में रखकर पिछले 1.5 साल के करंट अफेयर्स को हमारे टेस्ट में इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, तो आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके इससे बेनिफिट ले सकते हैं। ये दोनों ही एस्पिरेंट के लिए रहेगी, इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम। तो अगर आपको लैंग्वेज को लेकर कोई डाउट है तो वो डाउट भी यहाँ पर नहीं रहने वाला है। बाकी अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको कोई क्वेरी हो फर्दर, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर और आप हमें मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं उन फैक्टर्स पर कि आखिर हम प्रीलिम्स में फेल क्यों हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि पहला है लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। आपके पास लगभग 120 दिन है यहां से। अगर आपको ये नहीं पता है कि मुझे इस 120 दिन को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, तो आप इस गेम से बाहर हो जाएंगे। अब ये एक तरीके का वॉर है। अब वॉर में आपको पहले से प्रिपेयर्ड रहना होता है, अपनी स्ट्रेटेजी बना के रखनी पड़ती है कि मुझे किस दिन क्या काम करना है। यदि आप यहां पर फेल हो रहे हैं तो आप एक्चुअल एग्जाम में भी फेल हो जाएंगे। ओके, तो आपको ध्यान देना है इन 4 महीने को अच्छे से यूटिलाइज करने पर। ओके, तो प्लान कैसे करें मैं आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस कर दूंगा, बेसिक बातें। बाकी आप लोगों का प्लान अपने अकॉर्डिंग भी सेट होना चाहिए, सिर्फ मेरे ऊपर आपको रिलाई नहीं करना है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, लैक ऑफ एमसीक्यूज सॉल्विंग स्ट्रेटेजी। देखिए, एमसीक्यूज करना और उनको नॉलेज के बेस पर सॉल्व करना अलग बात होती है, लेकिन एमसीक्यू सॉल्व करने की कुछ स्ट्रेटेजी होती हैं। आपको लॉजिकल थिंकिंग करनी पड़ती है। उन चीजों को यदि आप डेवलप नहीं करते हैं तो भी आपके प्रीलिम्स में सफलता के चांस कम हो जाते हैं, क्योंकि नॉलेज के बेस पर आप यूपीएससी प्रीलिम्स में लगभग 40 क्वेश्चन ही सॉल्व कर सकते हैं, जो कि अपने आप में आपका सिलेक्शन के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ओनली मॉक इज नॉट इनफ। क्या हम सिर्फ टेस्ट सीरीज सॉल्व करके यूपीएससी प्रीलिम्स निकाल सकते हैं? आंसर इज नो। तो मॉक के साथ साथ हमें और क्या चीजें करनी चाहिए, इन चीजों पर मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा। फोर्थ थिंग, नॉट फोकसिंग ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ सिलेबस। अक्सर होता क्या है, कुछ सब्जेक्ट में हमें ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा होता है, हम उसको बार बार रिवाइज करते रहते हैं, या फिर हमारा ब्रेन इंडिकेट करता रहता है कि ये टॉपिक मैं भूल गया हूं, इसको दोबारा चैप्टर 1 से रिवाइज करता हूं। तो ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है, इस पर भी मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। और कुछ अदर ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की भी मैं बात करूंगा जो यूपीएससी प्रीलिम्स में फेलियर का कारण बनते हैं। तो शुरू करते हैं एक एक करके। फर्स्ट थिंग इज लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। देखिए, 4 महीने आपके पास हैं। अगर आपने यहां से सही से प्लान कर लिया तो आपका प्रीलिम्स पक्का निकल जाएगा। मैंने इस दिन इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया कि न्यू बच्चा भी यहां से 4 मंथ अगर सही से
प्लान करके अपनी प्रिपरेशन को करता है और अपना 100% देता है तो नया बच्चा भी प्रीलिम्स निकाल सकता है। तो आप लोग तो पहले से पढ़े हुए होंगे। चलिए, अब यहां हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस तरीके से प्लान करना है कि आपका पूरा सिलेबस कम से कम प्रीलिम्स से पहले 3 बार रिवाइज हो जाए। और मैं बात कर रहा हूं पूरे सिलेबस की, जिसमें आपका हर सब्जेक्ट आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरमेंट और करंट अफेयर्स। तो आपको 3 बार ये सारी चीजें रिवाइज करनी है। तो आप कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए फर्स्ट रिवीजन का आपका टाइम होगा लगभग 70 से 75 दिन का। उसके बाद आप 30 डेज में सेकंड रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं और लास्ट के 15 डेज में आप थर्ड रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो थर्ड वाले रिवीजन को 10 डेज में ही कंप्लीट कर लेंगे और बाकी के 5 डेज में वो एक फाइनल रिवीजन ले सकते हैं। तो वो आपके ऊपर वेरी करता है, आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग भी ये रिवीजन वेरी करता है। मान लीजिए बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो पहले से प्रिपेयर करते आ रहे होंगे और उनके कुछ सब्जेक्ट काफी ज्यादा स्ट्रांग होंगे, तो वो यहां पर 60 दिन में भी अपने पहले रिवीजन को कंप्लीट कर सकते हैं और बाकी के रिवीजन शेड्यूल को अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। अब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां पर मैंने लिखी हुई है, फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन प्रीलिम्स। अब ये राइट टाइम है आपको प्रीलिम्स पे फोकस कर देना चाहिए। अब ये ना सोचे कि मेरा मेंस प्रिपेयर्ड नहीं है या मेरा ऑप्शनल का एक पेपर छूटा हुआ है, इन सब चीजों पर ध्यान ना दें, क्योंकि यदि आप मेंस को यहां से आगे लेकर जाते हैं तो आप फिर प्रीलिम्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। आप मेंस तो तब लिख पाएंगे ना जब आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा, और प्रीलिम्स के साथ ही अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के चांस कम हो जाते हैं। सो एक्सक्लूसिवली अब प्रीलिम्स पर फोकस करिए। मेंस की जो चीज रह गई है उसको छोड़ दीजिए, अब उसको कवर करने का भी कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। और यकीन मानिए, जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं ना, आपके अंदर एनर्जी इतनी ज्यादा होती है, क्योंकि जैसे तैसे तो आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया होता है, उसके बाद एनर्जी इतनी ज्यादा आ जाएगी ना, आप बहुत सारे सब्जेक्ट को तो बहुत कम टाइम में डन कर लेंगे। 5-5 6-6 दिन में भी आप सब्जेक्ट को डन कर लेंगे। और आपके पढ़ने की आदत 12 से 15 घंटे कब पहुंच जाएगी ना मेंस के ड्यूरेशन में, आपको पता भी नहीं लगेगा और आपको खुद पर विश्वास भी नहीं होगा कि मैं इतने इतने घंटे पढ़ सकता हूं या पढ़ सकती हूं। ठीक है, तो आपको अब यहां से प्रीलिम्स पर फोकस करना है। उसके बाद वर्क ऑन योर वीकेस्ट सब्जेक्ट नाउ। देखिए, ये सही समय है कि आपको अपने सबसे कमजोर सेक्शन पर ध्यान देना चाहिए। यदि आपको एनवायरनमेंट से डर लगता है तो एनवायरनमेंट का वेटेज आप जानते हैं कि लगभग 20 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। तो ऐसे में आपको एनवायरनमेंट को अभी से मजबूत करने पर फोकस करना चाहिए। जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको तो आप बाद में भी रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन जो वीक सब्जेक्ट है ना, उसको अभी प्रायोरिटी के साथ डन करिए, उसको खत्म करिए। नेक्स्ट थिंग, डोंट वेस्ट अ सिंगल मिनट। यहां से आपके लिए हर एक पल कीमती है और अगर आपने इसको वेस्ट किया तो फिर आप प्रीलिम के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। आपके फ्रेंड की शादियां हैं, जो भी हैं, घर में कोई फेस्टिवल है या कुछ भी है, आपको सारी चीजें इस दौरान अवॉइड करनी है। नथिंग इज इंपॉर्टेंट मोर देन प्रीलिम्स इन दिस 4 मंथ। ठीक है, तो आपको हर एक मिनट को यूटिलाइज करना है। अगर इनकेस आप ट्रैवल भी कर रहे हैं ना, तो ट्रैवल के दौरान भी आप अपने किसी कंटेंट को मोबाइल में ऑडियो रिकॉर्डिंग करके ले जाइए और ईयरफोन लगा के उसी कंटेंट को रिवाइज करिए। ऐसी ऐसी चीजें भी आप कर सकते हैं। मतलब जहां भी आपको टाइम मिल रहा है कि मैं यहां इसका उपयोग कर सकता हूं, तो बिल्कुल उस टाइम का उपयोग करें, उसको ऐसे ही वेस्ट ना होने दें। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, सॉल्व एमसीक्यू साइड बाई साइड, डोंट वेट फॉर इट। तो एमसीक्यूज को आपको साइड बाई साइड यूज करना है। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि पहले मैं पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज कर लेता हूं, उसके बाद जब रिवीजन डन हो जाएगा तो मैं एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। बिलीव करिए, ये कभी नहीं हो पाएगा और ना ही अभी तक किसी से हो पाया है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपने कोई चैप्टर डन किया या एक यूनिट डन की, उस यूनिट के एमसीक्यूज आप लगाना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सारी बुक्स आपको ऐसी मिल जाएंगी जिसमें आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज दिए होंगे यूपीएससी के प्रैक्टिस के लिए। तो आप ऐसी बुक्स का यहां रेफरेंस ले सकते हैं, उन्हें यूज कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा बेस्ट करने के लिए। सो बिल्कुल भी एमसीक्यूज लगाने के लिए आपको वेट नहीं करना है। हमेशा हर रोज साइड बाई साइड आपको एमसीक्यू सॉल्व करते चलना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट, लैक ऑफ एमसीक्यूज सॉल्विंग स्ट्रेटेजी। सी, एमसीक्यूज को सॉल्व करने का तरीका एक तो है कि आप नॉलेज के बेसिस पर हर एमसीक्यूज को देखने की कोशिश करें। दूसरा, आप लॉजिकली सोचें कि इस क्वेश्चन को लॉजिक से कैसे सॉल्व किया जा सकता था। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, यूपीएससी के जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखेंगे ना, तो वहां पर लॉजिक से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जैसे आप
कुछ स्टेटमेंट के फ्रेमिंग में देखेंगे कुछ एक्सट्रीम वर्ड्स का यूज किया गया है। एक्सट्रीम वर्ड्स का मतलब है कि वो स्टेटमेंट सही हो ही नहीं सकता, इतना ज्यादा एक्सट्रीम उस स्टेटमेंट को बनाया हुआ होता है। कुछ पैटर्न आप ऐसा महसूस करेंगे जब यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पढ़े क्वेश्चंस देखेंगे कि वहां पर जो मिनिस्ट्रीज से क्वेश्चन पूछे हुए थे अक्सर मिनिस्ट्री का नाम गलत लिखा हुआ होता है, या फिर कुछ फैक्चुअल डेटा अगर यूपीएससी ने यूज किया है, कोई सन का नाम लिख दिया है कि कितने सन में ये चीज हुई थी, तो अक्सर वो गलत होते हैं, या फिर और कोई जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है वो अक्सर गलत होती है। तो इस तरीके के पैटर्न्स को ना आप रिकॉग्नाइज करिए कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के ये ऐसे पैटर्न्स को हम कैसे इनका यूज कर सकते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में। सो लॉजिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सिर्फ नॉलेज के बेस पर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सो आपको इस पर ध्यान देना है। उसके बाद सॉल्व डेली 20 एमसीक्यूज विद लॉजिक। यूपीएससी के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए टेस्ट सीरीज के अलावा, और इन 20 क्वेश्चंस को केवल और केवल लॉजिक से सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आपके ब्रेन में उस क्वेश्चन को लेकर नॉलेज है तो उस नॉलेज को भी आप यूज मत करिए, आप सिर्फ लॉजिक से सोचिए कि इसको लॉजिक से कैसे सॉल्व कर सकते थे। अगर हमारे पास नॉलेज ना होती तो भी क्या हम इसका आंसर फाइंड कर सकते थे, ऐसे आपको हर क्वेश्चन पे सोचना है। तो लगभग 20 एमसीक्यूज के साथ आप ऐसी प्रैक्टिस रोज करते हैं तो आप काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। अब हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जहां पर लॉजिक अप्लाई नहीं भी होता है, जो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, उनमें मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, वो एक्सेप्शनल क्वेश्चन है। ओके, तो आपको ये डेली प्रैक्टिस करनी है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब आप प्रीलिम्स के लास्ट 15 डेज में प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं। बिकॉज जब हम टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे होते हैं तो टेस्ट सीरीज हमें थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना सिखा देती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें टेस्ट सीरीज अवॉइड करनी है, टेस्ट सीरीज हमें पढ़नी है, लेकिन यूपीएससी प्रीलिम्स से 15 दिन पहले सिर्फ हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, क्योंकि पीवाईक्यू सॉल्व करने से हमारे ब्रेन में यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो वहां के स्टेटमेंट फ्रेमिंग होती है वो हमारे ब्रेन में बैठ जाती है, सबकॉन्शियस में बैठ जाती है। तो ऐसे में जब एक्चुअल क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे तो हम उनको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, उन पैटर्न्स को पकड़ पाएंगे कि ये स्टेटमेंट तो सही हो ही नहीं सकता, या फिर ये स्टेटमेंट अक्सर यूपीएससी सही करती आई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो ये अब भी सही होगा। तो इस तरीके के पैटर्न्स को आप रिकॉग्नाइज कर पाते हैं इजीली, तो ये आपको करना है। थर्ड थिंग, ओनली मॉक इज नॉट इनफ। हम अक्सर करते क्या है, मैंने बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स देखे हैं जो सिर्फ मॉक लगाते हैं, मॉक लगाने के बाद अपना स्कोर चेक किया कि मेरे 85% आ रहे हैं या 70% आ रहे हैं या 50% आ रहे हैं, उसके बाद पेपर को बंद करके रख दिया। वो एनालिसिस पढ़ते ही नहीं है, एक्सप्लेनेशन को देखते ही नहीं है। सो आपको क्या करना है, एक्सप्लेनेशन को पढ़ना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए जब आप क्विज सॉल्व करते हुए या मॉक सॉल्व करते हुए गलतियां करते हैं तो वो गलतियां आपको हमेशा याद रहती हैं, क्योंकि उसमें आप जब गलत तरीके से सोच रहे होते हैं ना, आपको कोई सही कर रहा होता है तो आपको वो गलती याद रहती है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन को कभी भी अवॉइड ना करें, ये बहुत ज्यादा एसेंशियल है। उसके बाद एक गलती और ना करें। मैंने देखा है कि बहुत सारे एस्पिरेंट जो है ना वो एक्सप्लेनेशन से नोट्स बनाने लगते हैं, स्टिकी नोट्स अपने नोट्स के साथ चिपकाने लगेंगे। ये सारी चीजें करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, सीधा एक हाईलाइटर का यूज करिए। आपको देखिए टाइम बचाना है, तो जितना टाइम आप बचा सकते हैं, जितना सेव कर सकते हैं उतना सेव करिए और उतना रिवीजन पर फोकस करिए। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक्सप्लेनेशन को जस्ट हाईलाइट करिए और हाईलाइटेड पोर्शन को बार बार 2 से 3 बार रिवाइज करिए। ठीक है, आप ये कर सकते हैं। उसके अलावा फोर्थ थिंग, नॉट फोकसिंग ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ सिलेबस। यूपीएससी में आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स। यदि आप इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर नहीं करते हैं तो आपके प्रीलिम्स निकालने की संभावना कम हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आप 2-3 सब्जेक्ट पढ़ के प्रीलिम्स निकाल लेंगे। लाइक आपने हिस्ट्री पढ़ लिया, आपने पॉलिटी पढ़ लिया, आपने इकोनॉमी पढ़ लिया, आप सोचें कि बाकी के सब्जेक्ट्स को अगर मैं ध्यान ना दूं तो क्या मैं प्रीलिम्स निकाल पाऊंगा, ये आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में आपको हर सब्जेक्ट पर इक्वल कमांड रखनी है। हालांकि आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं सब्जेक्ट को, लाइक आपके कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पर वेटेज अक्सर ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे अगर आप जियो और एनवायरमेंट को मिला दें तो आपके यहां पर लगभग 35 क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में आप प्रायोरिटी के साथ इन टॉपिक्स को डन कर सकते हैं।
उसके अलावा बाकी जो इनका यूपीएससी का वेटेज है वो फिक्स तो होता नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट से कभी ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, कभी कम क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए आपको हर सब्जेक्ट के साथ प्रिपेयर्ड रहना है। ये मत करिएगा कि मेरा जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है या फिर मेरा जो ऑप्शनल है मैं उसी सब्जेक्ट को ज्यादा रिवाइज करूंगा। पॉलिटी में मुझे इंटरेस्ट आता है तो मैं सिर्फ पॉलिटी को ही ज्यादा पढ़ूंगा। तो ब्रेन अक्सर ये गलतियां आपसे करवाता है। जो सब्जेक्ट आपके बेस्ट भी होते हैं ना, आपको ऐसा रियलाइज हो रहा होता है कि ये टॉपिक तो मेरा सही है ही नहीं, मुझे तो डर लग रहा है इस टॉपिक में, पता नहीं मुझे याद भी है कि नहीं है। तो इसके लिए ना आप एक काम कर सकते हैं, आप सीधे मॉक उठाइए। जब भी आपको अंडर कॉन्फिडेंट फील हो कि ये टॉपिक मैंने पढ़ा तो था, काफी अच्छे से पढ़ा था, लेकिन अब पता नहीं मुझे याद है या नहीं है, तो चेक करने के लिए ना सीधे सीधे मॉक उठाइए। ये गलती कभी ना करें कि आपको लग रहा है कि टॉपिक तैयार नहीं है तो आप बुक उठाने लग जाएं और शुरू के चैप्टर से लेकर लास्ट के चैप्टर तक बुक को रिवाइज करें। नेवर डू दैट मिस्टेक। ओके, आपको सीधे मॉक उठाना है और मॉक में देखिए कि आपका स्कोर कितना है। स्कोर अगर आपका ठीक ठाक आ रहा है, आपकी स्ट्रेंथ उसमें अच्छी दिखाई दे रही है, तो मानकर चलिए कि आपका टॉपिक प्रिपेयर्ड है, उस पर ज्यादा फोकस करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि यदि आप ऐसे टॉपिक्स पर बार बार ध्यान देते हैं तो आप अदर सब्जेक्ट्स को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते, जो आपके कमजोर सब्जेक्ट्स हैं उनको प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते। तो ऐसी गलती आप कभी ना करें। उसके बाद सम अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। देखिए, प्रीलिम्स निकलने का आपको अगर मैं एसेंस बताऊं ना, प्रीलिम्स फेलियर का क्या होता है, क्यों हम प्रीलिम्स नहीं निकाल पाते। सो अगर आप इजी एंड बेसिक क्वेश्चंस को गलत करते हैं तो ऐसे में आपका प्रीलिम्स निकलना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इजी एंड बेसिक क्वेश्चंस? सर, इसका मतलब होता है कि लाइक पॉलिटी में करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं। आपको ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो एनसीईआरटी या फिर लक्ष्मीकांत से सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं स्टेटमेंट की फॉर्म में। तो ऐसे क्वेश्चंस यदि आप गलत करते हैं तो आप गेम से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं ना, जो पिछले कुछ सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जिन्हें एक दो अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने मेंस दिया हुआ है या इंटरव्यू दिया हुआ है, ऐसे एस्पिरेंट्स कभी भी पॉलिटी में क्वेश्चंस को गलत करके नहीं आएंगे। मैं गारंटी ले रहा हूं यहां पे, जो भी आपके सीनियर हो जिन्होंने कभी अटेम्प्ट निकाला हो, आप उनके प्रीलिम्स के स्कोर को अगर देखेंगे, उनसे अगर पूछेंगे, तो पॉलिटी में उनकी एक्यूरेसी 90% तक रहेगी, 90 इवन 95% तक एक्यूरेसी रहेगी। उसी तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री यहां पर कंप्लीटली स्टैटिक पार्ट है। ये आपका बिपिन चंद्रा हो गई या फिर आपका स्पेक्ट्रम हो गया, वहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे होते हैं। तो ऐसे में मॉडर्न हिस्ट्री से यदि आप क्वेश्चंस गलत करके आ रहे हैं तो आप गेम से बाहर हो जाते हैं। सो इजी एंड बेसिक क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। वहां पर आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होनी चाहिए, आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। सो अगर आपने ऐसे सब्जेक्ट्स पर फोकस नहीं किया है तो अभी राइट टाइम है ऐसे सब्जेक्ट्स पर आपको फोकस कर लेना है। देखिए, करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सभी के लिए न्यू होते हैं, तो ऐसे में सभी लोग डर भी रहे होते हैं करंट अफेयर्स पर, और कोई भी वहां स्ट्रेंथ फील नहीं करता है बेसिकली करंट अफेयर्स में। तो ऐसे में आप उन क्वेश्चंस को टारगेट करें जो एकदम कॉमन है, जो सिंपल है, वो आपके बिल्कुल भी गलत ना हो, तो आपके प्रीलिम्स निकालने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब आर्ट एंड कल्चर को भी हम यहां पर ले सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर में जैसे कुछ क्वेश्चंस अक्सर फिक्स होते हैं, जैसे बुद्ध और जैन से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऐसे टॉपिक्स को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है, वहां गलती नहीं करनी है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज ओवर कॉन्फिडेंस। कभी कभी हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं, अब हम ही खुदा हैं, हम ही भगवान हैं, ऐसा लगता है ना। सो इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी ओवर कॉन्फिडेंस फील हो कि मेरा प्रीलिम्स तो निकल ही जाएगा, मेरी प्रिपरेशन बहुत बेटर है, मैंने रिवीजन बहुत अच्छे से किया हुआ है, जब भी आपको ऐसा लगे एक सीधे उठाकर फुल लेंथ मॉक दे दीजिएगा। चलिए, मॉक अगर नहीं भी देना चाहते, और अक्सर मैं कहता भी रहा हूं कि मॉक का जो स्कोर है उस पर आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है, उसकी वजह से परेशान नहीं होना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा सकते हैं, उन्हें सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं, और उसमें अपना स्कोर चेक करिए कि मेरा स्कोर कितना है, और आप इस स्कोर को चेक करेंगे 2013 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करके। उसमें आपकी स्ट्रेंथ चेक करिए, आपको रियलिटी पता लग जाएगी कि मैं किस पोजीशन पर स्टैंड करता हूं। ठीक है, तो ओवर कॉन्फिडेंस में सिर्फ ऐसे ही ना आए, हवा में ना बोलें कि मेरा प्रीलिम्स निकल जाएगा, जस्ट रियलिटी चेक करें कि स्ट्रेंथ कितनी है, मैं कहां अभी स्टैंड कर रहा हूं। तो मॉक के थ्रू आप इसको चेक कर सकते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू भी आप इसको चेक कर सकते हैं। इवन आप गूगल पे जाएंगे और किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप टॉपिक वाइज भी वहां पर अगर आस्क करेंगे, डिमांड करेंगे, तो गूगल पे आपको वो मिल जाएंगे।
तो ऐसे डाउनलोड करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए। उसके बाद लैक ऑफ रिवीजन। देखिए रिवीजन अगर आपका कम है तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होने की संभावना नहीं रह जाती है प्रीलिम्स में। रिवीजन आपको बहुत स्ट्रांग करना है। और रिवीजन स्ट्रांग कैसे होगा? यदि आपके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर्ड हैं तो उसको बार बार रिवाइज करिए, उसमें आप गलती ना करिए। तो शॉर्ट नोट्स जब हम पढ़ रहे होते हैं ना तो हम बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा सिलेबस को कवर कर पाते हैं। और अगर किसी बच्चे ने नोट्स अभी नहीं बनाए हैं तो शॉर्ट नोट्स बनाने का इनफ टाइम आप लोगों के पास है, आप उन नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 महीने हैं, कम से कम 2 महीने तो आप नोट्स बनाकर भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। दिस इज पॉसिबल। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको आप यदि अवॉइड करें तो प्रीलिम्स आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स मुश्किल जरूर है, चैलेंजिंग जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। प्रीलिम्स ना निकलने का सबसे बड़ा रीजन होता है, एक तो हम अपनी प्रिपरेशन को लेकर सीरियस नहीं होते, और दूसरा हम ओवर कॉन्फिडेंस में जाते हैं, और ये छोटी छोटी गलतियां जो मैंने डिस्कस की है ऐसी गलतियों को करते हैं। ठीक है, तो आप इन सारी चीजों को अवॉइड करिएगा। आप लोगों के लिए बहुत बहुत विशेष, 4 महीने को अच्छे से यूटिलाइज करें और एक अच्छा सा स्कोर आप प्रीलिम्स में प्राप्त करें। चलिए यहां पर सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं न्यू लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।